सर जो हम ये प्रथम पटल पे 7वें पेज पे जाते हैं ना नीचे। क्या तो चीज? प्रथम ये तंत्राज तंत्र के प्रथम पटल पे 7वें पेज पे नीचे का जो 41, 42 और 43 जो श्लोक हैं। पेज नंबर 7, हाँ, श्लोक नंबर। नंबर 41, 42 और 43। तो इसमें जो, अश्विन्या दिशु ऋक्षेषु बिंदु सर्गान्ते हाँ जी जी, वर्धितम चतुरो योज्य वेदान येदाधानम बिंदु सर्गो तु सर्वगो। हाँ जी। अब इसमें जो ये नीचे वाला लिखता है, प्रत्येक नक्षत्र के चार चार अक्षरों की अधिष्ठात्री देवता है। इस श्लोक के अनुसार अश्वनी आदि नक्षत्रों के अक्षरों को राशि के आधार पर नियोजित करके अपने राशि नाम व बुलाने वाले नाम के प्रथमाक्षर से मंत्रोक्षरों के प्रथमाक्षर के आधार पर गणना करनी चाहिए। हम्म। बस इसे थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो सिंपल सा पार्ट है। बेसिकली क्या है, आप नक्षत्रों के बारे में क्या जानते हैं वो बताइए थोड़ा सा। नक्षत्रों के बारे में बस नक्षत्र नाम से जानता हूँ सर। पूरा उतना अच्छा नहीं जानता। मुझे पता है कि मुझे उसके बारे में जानना चाहिए, जो गूगल पे पढ़ा है बस उतना ही। फिर उसके चरण का नहीं समझ में आता। ये तो पता है कि भाई इस तरह के नाम होते हैं नक्षत्रों के। एक चरण जो है, मतलब एक नक्षत्र जो है, हाँ सर। ये एक नक्षत्र लिखा है। ये पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा अच्छा। भरणी है, तीसरा कृत्तिका है, चौथा रोहिणी है, पांचवा मृगशिरा है। ऐसे करके नक्षत्रों का इसका एक नंबर या ऑर्डर, वो पार्ट। 27 नक्षत्रों के रूप में है। तो जब हम किसी भी नक्षत्र को उठाते हैं तो वो नक्षत्र के हम्म। 4 चरण होते हैं। हम्म। तो प्रत्येक चरण का एक अक्षर होता है, वर्णाक्षर। अब ये हम्म। वर्णाक्षर कहाँ से आए, हम्म। इसमें थोड़ी सी एम्बिगिटी है। बट हम्म। ये टोटल जो है 108 वर्णाक्षर हैं ये। हम्म। ठीक है। ये चूचे हम्म। चोला करके, जब भी कभी हम्म। किसी व्यक्ति के घर में बच्चा होता है, कौन से चरण में, मान लीजिए अश्वनी द्वितीय चरण में बच्चा पैदा हुआ, तो उसका नाम हम्म। चे से निकला, और चे हम्म। तक रख के जन्मपत्री बना के उसको फाइनल कर दिया। हम्म। तो ये तो प्रक्रिया हो गई। और हम्म। अब मैं अगर इसी पार्ट को जो है, इस 108 को 12 से डिवाइड कर देता हूं, तो 12 निम 108 हो गया। हम्म। तो इस आधार पे मैं 9 अक्षर जो हैं उसको एक ऑर्डर में ले लूंगा। तो ये चू, चे, चो, ल, ली, लू, ले, लो, अ, ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो मोटा मोटा जो है ये, इस आधार पर ये 9 अक्षर मेष राशि के हो गए। जो दूसरे 9 होंगे वो वृष राशि के होंगे। तो ये जिस प्रकार से अक्षरों को राशि में परिवर्तित कर रहा है, ये उस पार्ट पे बोल रहा है।
बट इसमें बहुत अच्छा। एम्बिगिटीज हैं। पहली बात तो ये अक्षर ही कहाँ से आए, ये चूचे चोला जो है ये आया कहाँ से, इसका कोई हम्म। पार्ट नहीं पता। तो हम्म। गलत तो नहीं कह रहे सर? सही है। तो एक तो ये वाला पार्ट जो है, ये इसका कोई आधार नहीं है। जो हम्म। मैंने जब इसको पहली बार स्टडी करा था तो मुझे कृत्तिका नक्षत्र जो है उसमें तो अ मिला, हम्म। अश्विनी नक्षत्र में चू मिला। तो पहले हम्म। अ अक्षर पता चला या चू पता चला या क्या हुआ? तो ये वाला पार्ट पूरा अननोन डोमेन में, और जितनी भी मैं टेक्स्ट बुक्स देख रहा हूँ इसमें इसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम्म। जब मैंने ये पूरी प्रक्रिया आइडेंटिफाई करी तो मैंने उसको क्या करा कि मैंने उस प्रक्रिया को खुद ही नाम दे दिए। मतलब म श क्ष त ल ह य र व, ऐसे करके मैंने उसको पूरे शरीर को डिफाइन करा, उसको 9 चक्र बनाए। 9 चक्र हम्म। के बाद में जो है मैंने ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे करके मैंने 5 हिस्से में बांटकर और सब पे अक्षर लगा दिए। जैसे क ख ग घ अ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, ये ऐसे करके जो है प फ ब भ म, ये मेरे 51 पार्ट जो हैं ये बने बनाए थे। अब मैंने हम्म। लिखा टर्म नक्षत्र। हम्म। तो पहले मैंने टर्म था नेत्र, नेत्र से धातु बना नत्र, नत्र। उस नत्र कोश के आधार पे मैंने बनाया तंत्र मंत्र और यंत्र। और जब मैंने इस ना को एक बन अलग कर दिया, तरा को अलग कर दिया, और इन दोनों के बीच में एक शाह लगा दिया। शाह का मतलब है संपूर्ण शरीर विद आत्मा। हम्म। तो इस आधार पर मेरे पास में ये 27 नक्षत्र इंटू 4 चरण बराबर 108। चरण हो गए। जी। अब जब मैं इसको राशि के आधार पे बांटता हूं तो मेरी पहली राशि है मेष, और मेष हम्म। राशि में आता है हेड। हम्म। दूसरी राशि है वृष, उसके बाद में उसमें आता है नेक। हम्म। तीसरी राशि है भुजाएं। तो ऐसे करके, और 12वीं राशि जो है वो पैर है। 11वीं राशि जो है वो एंकल है। 10वीं राशि जो है वो घुटना है, नी। 9वीं राशि जो है वो थाई एंड हिप जॉइंट्स है। 8वीं राशि जो है वो जिनाइटल्स है। 7वीं राशि जो है वो, नहीं ये जिनाइटल नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये 7वीं राशि जो है वो जिनाइटल्स है। 6ठी राशि जो है वो आपका क्या है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब जब मुझे पता चल गया कि मीन राशि में पैर है, और पैर में मेरे पास क च ट थ प के बाद त थ द ध न प फ ब भ म, तो मैंने इस स्ट्रक्चर को उस आधार पे समझा। अब जब कोई चीज चरण में जाती है तो यहाँ पर इन्होंने मात्रिकाओं के हिसाब से करा, तो मात्रिकाएं जो हैं वो हमारी 16 मात्राएं हैं। बट इसमें हम्म। इनवेरिएबली 5-6 मात्राएं यूज हुई हैं। जैसे कृत्तिका नक्षत्र में अ ई उ ए इस प्रकार से दे रखा है। हम्म। ठीक है, आई उ ए ओ, ये ऐसे करके ये नेक्स्ट उस पे चला जाएगा। तो जब ये वाला आधार दे रखा है तो कहीं पर वो अ के तौर पे प्रयोग हो रहा है, कहीं पे आ के तौर पे प्रयोग हो रहा है। हम्म। तो ये प्रयोग क्यों इस प्रकार से है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैंने काफी सारा काम इस पे कर रखा है, बट अभी भी मैं इसको कॉन्क्रीट कंप्लीट नहीं कह सकता। बट एटलीस्ट जो जो प्रक्रिया है उसके प्रश्नों के उत्तर तो कोई नहीं दे पा रहा कि ये नक्षत्रों के नाम आए कहाँ से।
अच्छा, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा, इसमें जो प्रयोग है वो 51 उसका नहीं है। एक सेकंड। मैं मतलब ये इसको शेयर कर दूंगा आपको फाइल, अभी पहले आप उसको देख लीजिएगा। जब आप एक दफे फाइल देख लेंगे तब हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये इसमें कोई वो नहीं है कि ये किस आधार पे इन्होंने ये सब बनाया है। वो आधार अभी तक मिला नहीं मुझे। ये राशियों का भी जो है बड़ा वैसा प्रोसेस है। एक सेकंड बताता हूँ। हमारा जो राशि का सिस्टम कैसे है, पहली मेष राशि है और दूसरी मंगल मतलब वृश्चिक राशि है। इनके स्वामी मंगल है। 2 और 7 राशि जो है इनके स्वामी है शुक्र। 3 और 6 के स्वामी है बुध। 7, अच्छा 7 तो हो गया ना ऊपर कवर। 8, 9 और 12 के स्वामी है गुरु। 7, 8, 9, 10 और 11 के स्वामी है शनि। 4 के स्वामी है चंद्र और 5 के स्वामी है सूर्य। ये राशियां हो गई सारी की सारी। अब इसमें राहु केतु जो है वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है ये आज तक कोई नहीं बता पाया मेरे को। ठीक है जी। अब जब मैं इसको मेरे पैटर्न पे डालता हूं तो मैं इस पूरी प्रक्रिया से आइडेंटिफाई करता हूं कि हाँ इसमें कोई एक पार्ट ऐसा है, जैसे राहु काल होता है। राहु काल डेली होता है। दशा जब होती है तो उसमें राहु और केतु की दशा अलग अलग होती है, लेकिन दिन और वार के सिस्टम के हिसाब से उसमें राहु केतु का कोई रोल प्ले नहीं होता। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ईस्टर्न और वेस्टर्न सिस्टम की वजह से जो है बहुत सारी एम्बिगिटीज है। तो मैं जितना पार्ट मेरे मॉडल से कनेक्टेड होता है उसको तो मैं एड्रेस कर लेता हूँ। जितना मेरे मॉडल से कनेक्ट नहीं होता, अब सारी चीजें तो वो टाइम लेती है ना अभी, क्योंकि चिकित्सा वाला फोकस है तो वो चिकित्सा वाले एस्पेक्ट पर। बट अगर आप इसको जन्म पत्री पे प्लॉट करो ऐसे करके, ये जन्म पत्री बनती है। अब इस जन्म पत्री के आधार पर ये और ये दोनों स्थान मंगल के हैं। मंगल के स्थान होने से इसमें अग्नि तत्व होता है। फायर एलिमेंट है ये वाले। हम्म। ठीक है, एलिमेंटली ले लेते हैं इसको मतलब। हम्म। दूसरा हो गया शुक्र। तो ये शुक्र का स्थान है और ये हम्म। शुक्र का स्थान है। ये दोनों हम्म। जल तत्व हो गए, वाटर। हम्म। तीसरा स्थान बुध है और छठा स्थान बुध है। हम्म। ये दोनों स्थान जो हैं वो बुध के साथ साथ जो है वो हो गए आपके आकाश के। चौथा चंद्रमा है। पांचवा सूर्य है। 7, 8, 9 बृहस्पति। ये ये बृहस्पति हो गया और ये बृहस्पति हो गया। ये अर्थ एलिमेंट हो गए। ये शनि है। ये शनि का स्थान है।
ये एयर एलिमेंट हो गए। चंद्रमा वाटर एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, सूर्य फायर एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। ये हमारा सिस्टम है। तो ये आप एलिमेंटली जब इसको बाइफरगेट करते हो, तो एलिमेंटली बाइफरगेट करने का मतलब है कि अगर मैंने मंगल को फायर एलिमेंट बोला, हम्म, मंगल को फायर एलिमेंट अगर मैंने बोला, तो फायर एलिमेंट कितने हैं? य, श, ख, छ, ठ, थ, फ और ई, ई, ए, आई। ये 11 अल्फाबेट हो गए। ये हम्म। मंगल के हिसाब से हो गए, दो राशियों के हिसाब से हो गया। अब नक्षत्र चरण के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? नक्षत्र एक चरण के नक्षत्र हिसाब के से हिसाब से, एक नक्षत्र से को जो हम राशि में कन्वर्ट करते हैं तो 9 चरण होते आते हैं। हैं। ठीक हम्म। है। अब यहां पर जब मैं इस पूरी प्रक्रिया से इसके बनाता हूं, तो इसके बनेंगे कितने? वो य, या से बनेगा ये, ये, यही। ये। ठीक है, तो हर एक से 4 बन गए ना। हाँ 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 हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 7 चौक 28। 28। राशि के आधार पे दो राशियों में ये गए तो हो गए 18। तो बाकी जो बचे 10, वो 5 आगे 5 पीछे, ये इसका बेस बना। हम्म। तो जब हम इस तरीके से इस कहानी को जोड़ते हैं, क्योंकि 5 तत्वों के आधार पे तो बाइफरकेशन हो सकता है, जो हम्म। बाइफरकेशन है उसका एडजस्टमेंट इस तरह हो सकता है। फिर जब हम कार्तिकेय की कहानी पढ़ते हैं, कार्तिकेय जो है उसकी जब कहानी पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कार्तिकेय में शिव और शक्ति का तारकासुर वध से पहले जब संतान के लिए संबंध बनता है, तो वो संतान में वो शिव का वीर्य पहले कृतिका के पास में जाता है, फिर गंगा के पास में जाता है। ऐसे करके वो एक स्टोरी दे रखी है। ये हम्म। स्टोरी पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि के बारे में बताती है। हम्म। और इस प्रकार से ये एक एक स्टेप पर बाइफरगेट करी गई है। यहां से हम्म। शुरू हुई, इस जगह पे खत्म हुई। वहां वो आधार क्या था, और आज के हमारे टर्म्स में जब हम नाम किसी का रखते हैं उसका क्या आधार है, वो इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कनेक्शन भी नहीं है। बट इसका संबंध जो है, क्योंकि ये जो पार्ट हमने इसमें लिया कि ये चूचे चोला करके अश्वनी नक्षत्र से कहानी शुरू हुई और कृतिका पे दिखा में अल्फाबेट के तौर पे, तो ये तो कहा जा सकता है कि प्रक्रिया कार्तिकेय के जन्म से पहले की थी। तो कार्तिकेय का जन्म तो से बताया गया, लेकिन उसके जन्म से पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत उससे पहले हुई। तो वो पहले जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसको गणेश कहेंगे हम, यानी हम्म। मानसिक सृष्टि। हाँ जी। तो इस प्रकार से ये सिस्टम में कुछ चीजें हैं, मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है ऑनेस्टली। पर मैं, हाँ, मैंने मतलब इसमें काम करा था। जब मैं बहुत ज्यादा कुछ ढूंढ नहीं पाया तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। बट जो एलिमेंटल तरीका जो है जिसके तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत कंप्लीट है। मतलब जैसे मैंने बोला कि ये य शा के तौर पर है, इसी तरह से अगर मैं आ और क च ट त प के तौर पे बनाता हूं, तो ये हर एक का 7 × 2, 7 दूनी 14, एक में 9 आएंगे और दूसरे में जो है वो 5 आएंगे। तो 4 जो है वो दूसरे से जुड़ेंगे। तो जो हमारा प्रक्रिया है, स्काई एयर फायर वाटर अर्थ, ये इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है इसमें अक्षरों को लगाती है, मतलब मेरे हिसाब से। बट वो बहुत एक्यूरेट नहीं है। हम्म। दूसरा मैटर क्या है, री और लिरी, उसके नाम वेद में प्रयोग हुए हैं, इसमें बाकी जगहों पे वो बंद हो गए, तो उनको रिप्लेस कर दिया किसी ने।
उसका क्या आधार करा वो भी नहीं पता मुझे। बट ये स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से ही बनता था, ये तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है सर। ठीक है जी। तो इसलिए ये जो राशि चक्र जिस प्रकार से बना हुआ है, या ये अवकहड़ा चक्र जो प्रयोग होता है, हम्म। जिसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि जी अब आपका समय अच्छा है, अब आपका खराब है, मतलब बहुत डिटेल में इसके प्रयोग होते हैं। इसका हम्म। अल्फाबेटिकल प्लेसमेंट स्ट्रक्चर गलत है, वो उस आधार पर नहीं बन सकता। क्योंकि ये जो ठीक। अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर है वो 16 के आधार पर है। तो 16 में मात्रिकाएं किस तरह से चलती हैं, अ आ ई के आधार पर चलती है, लिरी अ ई उ के आधार पर चलती है, वो उसका फर्क है। इसलिए कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो बहुत विधि विधान से पढ़ते हैं, उनकी प्रिडिक्शन सही नहीं होती कभी भी। हम्म। जो एस्ट्रोलॉजर जो है किसी सिद्धि के माध्यम से बताता है, उसकी प्रिडिक्शन ठीक हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर हम्म। कम्युनिटी ही दो फाड़ है। और उसके बाद कृष्णमूर्ति पद्धति आई थी। कृष्णमूर्ति पद्धति ने बोला कि प्रत्येक राशि नक्षत्र जो है इसकी प्रक्रिया इक्वल डिग्री की नहीं हो सकती, कभी कम कभी ज्यादा होती है। तो उसने एक हम्म। और कॉम्प्लिकेशन दे दिया। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस उसने डिफाइन कर रखे हैं कि उन क्वेश्चन का प्रश्न कुंडली के आधार पर जो है वो 3 मिनट का एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। मान लीजिए हम्म। आपने बोला कि आपकी और मेरी मीटिंग कब होगी, हम्म। तो वो कृष्णमूर्ति पद्धति का जो विद्वान होगा वो डेट और टाइम एक्यूरेटली अप टू 3 to 4 मिनट्स एक्यूरेसी प्रिडिक्ट कर सकता है। हम्म। और उसमें कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं होता, वो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो साउथ के थे ये कृष्णमूर्ति जी, और हम्म। उनकी अपनी एक अलग पद्धति जानी जाती है। अब हम्म। कोई भी आदमी अगर अपनी पद्धति बना रहा है, उसका क्लियर हम्म। कट मतलब है कि उसने एक गैप एरिया आइडेंटिफाई करा और वो गैप एरिया के तौर पे काम करा। ये जितने भी लोग हैं, मतलब मैंने क्योंकि मूल में हर जगह अ आ ई लिखा हुआ है, और अ आ ई का ऑर्डर फर्क करते ही पूरी प्रक्रिया पे फर्क आ जाता है। हमारे यहाँ वो पार्ट दिया ही नहीं गया। तो वो कृष्णमूर्ति पद्धति ने जिस प्रकार से गैप को आइडेंटिफाई करा, जरूरी नहीं है कि वो सही प्रक्रिया हो। क्योंकि मूल प्रक्रिया अक्षरों से कनेक्टेड है, अक्षरों के बियॉन्ड कोई भी पार्ट नहीं है। ये अक्षर जो है, अगर किसी ने यारा लावा शाह करके पूरे स्ट्रक्चर को इसमें फर्क कर दिया, तो प्रत्येक जगह इसका फर्क आएगा। अशुद्धि एक जगह के तौर पे नहीं आएगी, बट एक जगह की अशुद्धि अगर आपने पकड़ ली, तो आप सब जगह की अशुद्धियां ठीक कर सकते हैं। और ये मैं अभी आपको, जब इसमें थोड़ा सा तंत्र अजतंत्र में आगे बढ़ेंगे ना, तब मैं इसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको एस्ट्रोलॉजी का कितना आइडिया है? मुझे सर, हाँ। मुझे तो जो आपसे मिला है उतना ही है। मतलब कायदे मैं। से ब्राह्मण को जो है ना, ज्योतिष तो जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर किसी को रोग की चिकित्सा करनी है, उसको तो 100% आना ही चाहिए। एटलीस्ट प्रश्न कुंडली बनानी और प्रश्न कुंडली का निर्णय करना। उसका रीजन ये है कि आपके पास जब जो रोगी आया, उसकी जिस समय आपने नाड़ी पकड़ी, क्या वो आपके द्वारा ठीक होगा या नहीं होगा, ये आपको खुद पता चल सकता है। और जो व्यक्ति की आप जिस समय नाड़ी पकड़ रहे हैं, अगर थोड़ा समय आगे पीछे करते हैं और आपने उसकी नाड़ी पकड़ी, तो आप जिसकी भी नाड़ी पकड़ेंगे उसको ठीक कर देंगे। इस आधार पर ज्योतिष पढ़ना बहुत आवश्यक है। और ज्योतिष बड़ा विलक्षण सा ग्रंथ है, मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। अगर आपको सिर्फ मोबाइल पर एक ऐप बनाकर भी उसको यूज करने का तरीका आ जाए, फॉर एग्जाम्पल उस जो है पंचांग दे रखे थे, दिन वार तिथि करण योग नक्षत्र ऐसे करके। तो अगर आप हम्म। मोबाइल फोन में एस्ट्रो सेज या कोई सी भी एक ऐप यूज कर ले, या मैं वो जगन्नाथ होरा का एक सॉफ्टवेयर आता है वो शेयर कर दूंगा। तो अगर आप उसको देखने के तौर पे, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा सिद्ध योग है जिसमें आप किसी की नाड़ी पकड़ रहे हैं और वो ठीक हो रहा है। तो प्लीज सर, हफ्ता आप में वो शेयर एक कर रोज दीजिए। एस्ट्रोलॉजी क्लास भी कर लीजिएगा डॉक्टर। है जी। हफ्ता में एक रोज एस्ट्रोलॉजी क्लास भी कर लीजिएगा। सर इसमें है, प्रोग्राम के तौर पर है। बट वो हम्म। उसमें मैंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से रेमेडी को लेकर चला।
एस्ट्रोलॉजी के स्ट्रक्चर पे नहीं गया। हम्म। बट इसमें तंत्र तंत्र में काफी हद तक चीजें दे रखी हैं। एक्चुअली आपने वो सही कहा था, एक्चुअली ब्राह्मण को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज मेरे घर में सारे जन एस्ट्रोलॉजी जानते थे। मेरे अभी मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी, मेरे फादर, सब लोग जानते थे। वो तो अध्ययन करते थे एस्ट्रोलॉजी का, और उनका अध्ययन बहुत डीप होता था। माय हाँ। मदर इज हाफ एस्ट्रोलॉजर। अच्छा। वो बिकॉज बड़ा वो जरूरी है सर। वो घर में डिस्कशन होता है ना, जब कुछ भी बैठते थे तो वो ऐसा डिस्कशन, ये ग्रह ऐसा है, इसका ऐसा है। तो हमारे यहाँ सर ब्राह्मण को मतलब रिस्पेक्ट इसलिए कहा जाता था, पंचांग को कहते थे पंडित की बंदूक। हम्म, हरदम पंचांग को क्या बोलते थे? पंचांग लेके पंडित की चलते थे। बंदूक। वो कहीं भी प, जाते थे तो हाँ, वो पंचांग वो लेके चलते। पंचांग देखकर जो है बिल्कुल बंदूक के जैसी एक्यूरेट काम कर सकता था। मतलब हम्म। बंदूक अगर मार सकती है तो वो जो है उसका उल्टा काम कर सकता था कि हाँ भाई, बचाने और जीवाने में भी जो है वो उतना ही एक्यूरेट। तो बिकॉज वो क्या था, वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्म पिट में वो पंचांग लेके चलते थे जहां भी जाते थे। एक या तो एक छोटा सा बैग में पंचांग लेके चलते थे कहीं, हम्म। या कहीं पर भी जाएंगे तो बोलेंगे पहले पंचांग लेके आओ। मेरे को पहले तो बचपन में तो समझ में नहीं आता था क्यों पंचांग पढ़ रहे हैं भाई। अभी आप जब बोल रहे हो तो कोरिलेट व्हाट एवर यू सेइंग एक्चुअली। एक्चुअली सर इट इज ए सिंपल प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बट है क्या चक्कर, कुछ चीजें सोर्स कोड से गलत हो गई। जैसे हमारा अल्फाबेटिकल सिस्टम, तो हम्म। अल्फाबेटिकल सिस्टम का चेंज होना और चेंज होने का रीजन, वो दोनों चीजों का इम्पैक्ट हमारे सिस्टम पे पड़ गया उस हम्म। समय। जैसे मैं तो यहाँ पे आरएसएस वगैरह के एक दफे मेरा लेक्चर वगैरह हुआ, तब मैंने बोला कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो हमारे को अंग्रेजों ने दी है। ये भाषा हम्म। के जितने भी डिवीजन हुए हैं ये अंग्रेजों के दिए हुए हैं। और हम्म। वो बड़े धीरे धीरे काम कर रहे थे, जिसके तौर पर वो मतलब वो सारे नाराज हो गए। मैंने कहा भाई मैं तो एक पॉइंट बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि हिंदी भाषा कहाँ प्रयोग होती है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं होती हिंदी भाषा का प्रयोग। उत्तर प्रदेश की राजभाषा उर्दू रही, हिंदी तो हम्म। थी। तो प्री ब्रिटिश पीरियड तक उत्तर प्रदेश जो कि हिंदी का गढ़ माना जाता है, उत्तर प्रदेश की भाषा जो है वो उर्दू थी, क्योंकि कोर्ट लैंग्वेज उर्दू थी। ये तो बाद में हुआ, यहाँ पर तो हिंदी और उर्दू कंपलसरी थे एज ए सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाए जाते थे, स्टेट सब्जेक्ट्स जो थे। तो जो जो प्रक्रिया थी वो हर जगह बड़ी डिफरेंट सी थी। इट इज जस्ट दैट कि हम हमें वो पार्ट पता ही नहीं था। अंग्रेजों हम्म। ने भाषा दी इसलिए ताकि भारत में नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन कभी साथ ही ना बैठ पाए। हम्म। भाषा दी इस बात पे गई थी कि भाई ये जो है, ये अगर धर्म पे नहीं झगड़ेंगे और इनका कंट्रोल नहीं बनेगा तो हम इनको भाषा पे लड़ा देंगे। अंग्रेजों हम्म। ने उस उद्देश्य से ये सारे भाषा के अल्फाबेट, ये तो अठावले वाला ला तो देखिए ना, अभी हमने 10 दिन पहले जो है हीलिंग करी, अठावले वाले ल को ध्यान करा, और जो है 2 दिन के अंदर मेरे पास जो है ये वो मैसेज आ गया कि जी ऐसे करके उसको इंक्लूड कर लिया गया। तो तो कहने का पार्ट ये है कि हम, एक मेरे को एक देवबंद के एक स्वामी जी थे, वो हमेशा ये कहते थे, बोले बेटा जी आप जिस जगह दखल देना शुरू कर दोगे वो जगह पर आप ही की बात चलेगी। आप दखल ही नहीं दे रहे तो होगा क्या। अब मैंने एक ग्रुप बनाकर मानसिक रूप से ये दखल देना शुरू करा कि हाँ भाई अठावले वाला ल, तो उसके ऊपर काम हो गया। वेस्ट बंगाल के ऊपर करा तो उसके ऊपर काम हो गया। लक्ष्मी जी का चिंतन करा तो उसके ऊपर काम हो गया। तो प्रक्रिया तो अपना असर दिखाई रही है। प्रक्रिया कभी अपना असर ऐसा हो कि नहीं, आप कुछ कहते रहो करते रहो प्रक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगता है या हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसा है कि हमें ये बताया गया कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब वो वही बात है। इन्होंने जो है, नरेंद्र मोदी जी ने जो है, जब वो घंटे बजवाए थे कोविड से पहले, तो उस टाइम पर जो है कोविड भारत में नहीं आया। और जिस साल कोविड भारत में आया उस साल घंटे नहीं बजवाए। मेरा कहने का पक्ष ये था कि भाई प्रक्रिया में जो चीज आपने करी उसको और थोड़े समय करके देखते।
उसका उनको बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला कि वो बताओ घंटे बजवा रहे हैं एंड ऑल दैट। बट उस वर्ष जिस साल उन्होंने घंटे बजाए उस साल कोविड नहीं रहा। दो चीजों में क्या कोरिलेशन है उसको साइंटिफिकली स्टैब्लिश तो करना ही पड़ता है। हम्म। बट हमारे और वही चीज वही प्रक्रिया मैं बात कर रहा हूं जिस प्रकार से उन्होंने 1 घंटा जो है पूरे भारतवर्ष में सब जगह घंटे बजवा दिए थे, अगर उसी तरह से श्रीम चैंटिंग करा देते तो यहां इस देश से बीमारियां चली जाती। इतना ही पक्ष था बस। तो जब हमें एक रास्ता और एक माध्यम पता चल गया तो मुझे अब ये तो क्लियर है बिल्कुल कि मुझे अगर 35 करोड़ लोगों को रोग मुक्त करना है तो मुझे कौन से बीज मंत्रों का चैंटिंग करना है और कितनी देर करना है। इस हिसाब से करना है कि मैं बैठूं, मोदी जी बैठे और मन की बात चले और पूरा देश जो है वो उस प्रकार से उस प्रक्रिया से अपने आप को रोग मुक्त करे तो हो गया काम। बट प्रोसेस में इतने सारे लूप होल्स हैं तो उसको कोई ब्रेक करने में दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा सिर्फ ये हमें हमारा सब्जेक्ट नहीं पता। तो जब हमें हमारा सब्जेक्ट, वो मेरे को जावेद कहता था ना, बोले शुक्ला जी हिंदू धर्म में जानने के लिए इतना सारा है आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे। तो मैं कहता था कि हाँ भाई ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। चलिए मेन उस पे आते हैं अपने। और ये सब पे लागू होती है जिन्हें जावेद मिला भी नहीं। हमारे दिमाग में तो जावेद चलता रहता है। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा 50 साल में आके। चलो। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। नहीं जी, पढ़ना पड़ेगा जी, पढ़ने तो मैंने मान लिया साहब उस दिन ही। पढ़ना पढ़ना और पड़ेगा पढ़ाना मुझे। दो चीजें जो है वो तो। मुझे करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा फिर। तो अब हम अपनी इमेजेस पे आते हैं, हमने कौन कौन सा इमेजेस का। तो हमारा ये यंत्र वाला पार्ट एक तो पूरा हो गया। हम्म। इसके हमने वो सारे वेरिएशन जो है बना लिए, उसमें जो फिनोमिनल एनर्जी है उसको हम कुछ समय जो है रेगुलर उसकी एनर्जी उठाकर अपने ऊपर डालते रहेंगे। और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप, अगर हमने नवनाथ का नाम और जो भी चीज जानकारी में ली है, ध्यान करी है, अगर वो हम्म। सही है तो आप हम्म। हमारे भीतर जागृत होकर हमारे को ये विषय अच्छी प्रकार से समझाएं जैसे आपको पता है। तो हम्म। उनके और हमारे बीच का गैप फिर कम होना शुरू हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है। जी। एक सेकेंड। अच्छा, एक मैंने ये वाला पार्ट भी शेयर कर दिया था, ये पिंड कर्तरी और ये जो बीज मंत्र और माला मंत्र और इसकी प्रक्रिया जो है वो तंत्राज तंत्र में दे रखी थी। तो उसका क्या बेस था। दूसरा पार्ट था ये मंत्र वीर्य जो है, ये टर्म यहाँ पर आई थी। और नीचे के उसके जितने भी वो थे
इसमें हमारे को कहीं भी कोई भी पार्ट उसका नहीं दे रखा है कि भाई ये मंत्र वीर्य तो लिखा है टर्म, लेकिन मंत्र वीर्य का मतलब क्या होता है। मंत्र वीर्य का मतलब ही ये पूरी प्रक्रिया में जितने भी मंत्र बन रहे हैं, जितने भी प्रकार के, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 से 9 अक्षर, 10 से 20 अक्षर और 20+ अक्षर, माला मंत्र जिनको कहते हैं, ये जितने भी प्रकार के मंत्र हैं, अगर उस मंत्र के अंदर श और क्ष ये नहीं है तो उसको जो है मंत्र वीर्य नहीं कहा जाएगा। अगर ये है तो वो मंत्र वीर्य के तौर पे माना जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलूं कि एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो क्या ये सही मंत्र है या गलत मंत्र है? बिल्कुल सही मंत्र है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इस मंत्र के अंदर मंत्र वीर्य नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया। और मंत्र वीर्य नहीं है इसका मतलब सिर्फ इतना बैठा कि अगर इस मंत्र का हम 1 करोड़ बार भी जाप करेंगे तो हमारे भीतर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। इसी का पैरेलल इसके निवारण मंत्र, ये निवारण मंत्र है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से इसके 9 अक्षर जो है उसमें हम ऐम को तो अमश्री, ह्रीम को लक्ष्मी, क्लीम को तमसी, चामुंडायक में चा को चहक्षा, मुंह को शहमु, अंडा को शंडा, ये को हक्षे, वी को श्री और छे को अंचे। इस प्रकार से करने पर प्रत्येक के अंदर श और क्ष का कॉम्बिनेशन आ गया। बीज मंत्र के आधार पे 3 से 9 अक्षर प्रत्येक बीज मंत्र के अंदर आ गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निवारण मंत्र संपूर्ण हो गया। निवारण मंत्र का अर्थ ही, निवारण मंत्र मतलब 9 बीज मंत्र जिसके अंदर हो, 9 बीज जिसके अंदर हो। तो निवारण मंत्र को जागृत करने पर इस मंत्र के, मंत्र में गलत नहीं है, मंत्र की प्रक्रिया है। इसमें कहीं लिखा भी था तंत्राज तंत्र में कि मंत्र को संस्कारित करना पड़ता है, उसके भीतर मंत्र वीर्य जागृत करना पड़ता है। इसी इसी लाइन में था शायद कहीं। तो जब हम उस प्रक्रिया के तौर, और किसी ने हमारे सारे मंत्रों का, मान लीजिए हम ललिता देवी की बात करते हैं, ललिता देवी का मंत्र हो गया एम क्लीम सौ। एक्चुअली सारे मंत्र शाप ग्रहित हैं इसको, जैसे उत्कीर्णन संजीवन। एब्सोल्युटली। तो वो जो उत्कीलन संजीवन जिस प्रकार से किया जा रहा है, वो हाँ। प्रक्रिया को ही मूल से देखना पड़ेगा। तो मैंने जो मुझे समझ में आया, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दुनिया गलत है और मैं ही अकेला सही हूं, मेरा कहने का पक्ष ये है कि एक, मतलब सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कि इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, वो इसके मूल को टच नहीं कर रहे, वो सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितना संस्कृत के किसी भी बंदे ने उसके लिटरल ट्रांसलेशन लिख दिए। तो एज अ रिजल्ट वो पूरी प्रक्रिया जो है जिस प्रकार से कनेक्ट होनी चाहिए थी उस प्रकार से वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही। और जब हम उस श्लोक के एस्पेक्ट पे देखते हैं तो अब जैसे मेरे सामने ये वाला श्लोक आया था, तो मैंने इसको देखा और देखकर मैंने,
तो जब मैंने इस श्लोक को देखा और इसमें लिखा कि मंत्र वीर्य सुसिद्धा नाम तरेशाम विशेष कृता मंत्र विनिर्माण विधान भी धीयते। अब ये पूरे श्लोक में प्रक्रिया जो दे रखी है, उस श्लोक का जो नीचे लिटरल ट्रांसलेशन करा गया, उसमें उसने क्या लिखा, सुसिद्ध मंत्रों के वीर्य का ज्ञान यहां वर्णित है। ये इसका ट्रांसलेशन बैठेगा ही नहीं। इसलिए पिंड कर्तरी और बीज मंत्रों के वर्णों के पद से जो भेद होते हैं उनका वर्णन क्रमशः बताया जाता है। तो मेरा क्या है कि जब मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं तो मैं एक एक एस्पेक्ट को उसमें देख रहा हूं। जो व्यक्ति ट्रांसलेशन करने वाला है वो ट्रांसलेशन में प्रक्रियाओं को देख ही नहीं रहा। वो टेक्स्ट को इस हिसाब से देख रहा है जिस हिसाब से उसकी नॉलेज या जो बंदे ने उसको उसका ट्रांसलेशन कराया। अगर इसी को मैं धातु के आधार पर कर देता हूं पूरी प्रक्रिया को, कि कोई भी मंत्र जो हम बना रहे हैं उसको समास के आधार पर कर देता हूं, उसको संधि के ऊपर कर देता हूं, उसको संहिता के तौर पे कर देता हूं, ये सारी प्रक्रियाओं को प्रयोग करने से जो ट्रांसलेशन है वो फर्क हो जाते हैं। इसलिए जब कभी आप शंकर भाष्य पढ़ेंगे, मतलब किसी भी मंत्र के ऊपर जब शंकर भाष्य पढ़ा जाता है, अगर कोई चीज एक पेज में लिखी जा सकती है तो शंकर भाष्य में वो चीज 25 पेज में लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि वो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखते थे। तो शंकराचार्य ने जो टेक्स्ट के ऊपर अपने भाष्य लिखे हैं उनको शंकर भाष्य कहा जाता है। और वो शंकर भाष्य में डिटेल्स बहुत सारी डीप रूटेड है। वहां से हमें थोड़े थोड़े सोर्स कोड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने हमारे मूल टेक्स्ट को ही कीलित कर दिया एक तरह से, ऐसे मान लीजिए। तो मेरा जो प्रयास है वो उस पूरी प्रक्रिया को जागृत करने का। इसलिए मैंने बोला कि आप एम क्लीम सौ इस मंत्र की बजाय तो लक्ष्मी सत्य शो, केवल इस मंत्र को त्वलक्ष्मी सत्य शो, इसको आप लिखना शुरू कर दीजिए या इसके चैंटिंग करके देखिए। इसमें जो आपको ऊर्जा पता चलेगी वो फिनोमिनल होगी। आपको ललिता देवी बाला स्वरूप का ध्यान करना हो, इस मंत्र की ऊर्जा उठाइए, स्कैन करिए और रिक्वेस्ट करिए। देखने के हिसाब से आपको तुरंत पता चलेगा इसका डिफरेंस। करके देखिए आप। जी सर। ऊर्जा तो फिनोमिनल है डॉक्टर साहब। मैं जब पूरा देख रहा शरीर ऊर्जा में हो गया।
मैंने ए- ये खैर काफी this बार man- इस टॉपिक this पे mantra is a potent tool for manifestation, healing, as well as maintaining ethical integrity and receiving divine support. मतलब मैंने इस प्रक्रिया को जितने यहाँ पर एक श्लोक लिखा, ललिता यास्त्री भीर वर्णे सकलार्थो भिधीयते। अब इसका ट्रांसलेशन क्या लिखा? ललिता के 3 वर्ण, स क ल से सर्वत्व का बोध होता है। बोध होता है। ठीक है, ये इसमें एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। अब मैं पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ कि ललिता में 3 अक्षर कौन से हैं? एक ल है और एक त है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर मैं इसको 3 अक्षर बनाऊंगा तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? एक को ला लिखूंगा, एक को ली लिखूंगा और एक को ता लिखूंगा। तो मैं ये हम्म ल, ल और ता बनाऊंगा। दोनों ही सिचुएशन में वो अर्थ नहीं बैठेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब किसी ने ललिता नाम लिया, कहीं मैंने एक वो पढ़ रहा था, ललिता जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, हम्म या वाइसी वर्सा की। मतलब ऐसा मान लीजिए हम्म कि हम ये बोलें कि एक गॉडेस है जो गॉडेस ऑफ चेंज है। गॉडेस ऑफ चेंज हम्म का मतलब, मुझे ये अखिल ब्रह्मांड कैसा दिख रहा है? विष्णु लक्ष्मी के जैसा दिख रहा है। पर कहीं से ये ब्रह्मांड का उद्गम हो रहा है। वहां पर जहां उद्गम हो रहा है वहां पर मुझे वो ब्रह्मांड ब्रह्मा सरस्वती जैसा दिख रहा है। कहीं पर ये ब्रह्मांड विलीन हो रहा है, वहां पर वो मुझे वो शिव शक्ति के तौर पे दिख रहा है। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंज हो रहा है इस पूरी प्रक्रिया में, उस चेंज का कंट्रोलर कौन है? तो वो ललिता टर्म आ सकता है। अब वो जो ललिता है जो पूरे, अब वो उन तीनों के हिसाब से वो तीनों के पैरेलल एक कंट्रोलर की फॉर्म आ गई। अब कंट्रोलर की फॉर्म मेरी 4th फॉर्म है जो अज्ञात है, जिसको हम तुरीय कहते हैं या जो भी कुछ कहते हैं। एक और या अज्ञात तरीके। फॉर्म है जिसको कि जाना नहीं जा सकता। तो हम्म उसको अज्ञात कहते ही आप उसका सम्मान बढ़ाते हैं, बनिस्बत ये कहना कि जी मैं तो सब कुछ जानता हूं। तो अगर मुझे कोई चीज नहीं पता या उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं ऊल जलूल कहानियां सुनाऊं, मैं उसको सीधे सीधे बोलूं भाई मुझे नहीं पता ये सब्जेक्ट, मैंने लेकिन इसमें जितना काम करा है उसके हिसाब से ABCD इतना ही जान पाया मैं। तो हम्म उससे सब्जेक्ट का भी सम्मान होता है, प्रश्न करने वाले का भी सम्मान होता है और मेरा भी सम्मान होता है। और ये हम्म चीज मैंने जब वो पढ़ा था, क्या नाम है उसका, प्रश्नोपनिषद, तो उसमें वो हम्म 6 स्टूडेंट जब टीचर के पास आए तो उसने कहा जी हम आपसे पूछना चाहते हैं। बोले पहली बात तो तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो कितने पके हुए हैं इसकी कोई वो नहीं है मेजरमेंट। दूसरी बात, ये मेरा हम्म टाइम कीमती है, मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम क्यों खर्च करूं? अगर तुम्हें प्रश्नों हम्म का उत्तर चाहिए तो यहाँ पे आश्रम में सेवा कार्य करो। तो जब हम्म उन्होंने 1 वर्ष तक सेवा कार्य करा, तो उन्होंने कहा ठीक हम्म है, अब मुझे पक्का पता चल गया कि अब तुम्हारे जो सवाल हैं वो जवाब देने योग्य हैं। तो उन्होंने जो हम्म है वो जवाब दे दिया, और वो जवाब हम्म बहुत साइंटिफिक था और उसकी प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक थी। तो उसी आधार पे मैं ये बोल रहा था कि जब मैंने ये टर्म देखा, सकल, हम्म मैंने सकल टर्म का ओरिजिन पूछा कि भाई ये सकल आया कहाँ से। तो हमारे पास हम्म टर्म आ गया, जहां से ये सकल आया वो था सकल हरीम। हम्म तो सकल हरीम, ह सकल हरीम, ऐसे करके ये टर्म मेरे सामने आई, ह स क ह ल हरीम। तो जब मैंने इसको हम्म पूरे पार्ट को देखा तो मैंने कहा कि ये पूरा पार्ट जो है, सकल हरीम का अगर मैं आंसर बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ये श्रीम, ह्रीम और क्लीम इस आधार पे बना है। हम्म तो मैंने ह्रीम एज इट इज इधर लिख दिया, क्लीम के लिए क और ल लिख दिया, और श्रीम के लिए मैंने श लिख दिया, क्योंकि र तो यहाँ पहले से ही है इस बीज मंत्र के आधार पर। तो ये जो हम्म प्रक्रिया है ये श्रीम रीम क्लीम के आधार पर हो गई। अब अगर ये हम्म प्रक्रिया जो है श्रीम रीम क्लीम के आधार पर है, तो इसका हम्म मतलब श्रीम रीम क्लीम आए कहाँ से? हम्म तब मैंने उसको सबसे पहले लिखा सरस्वती, और सरस्वती लिखने के बाद में जो है मैंने स को श कर लिया, हम्म और स को श करने के बाद ये जब स्तंभ बना ये तो श्री बन गया। तो मुझे लगा कि हाँ ये श्रीम जो है वो सरस्वती का है, क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि त्वा का कोई महत्व नहीं है तो इसको हटा दिया।
लक्ष्मी जो है उसके लिए सिंबल के फॉर्म में यूज करा गया। इसका तो किताब का भी रेफरेंस है मेरे पास में, कौन कौन सी किताबों में लक्ष्मी को ह्रीम बीज से रिप्लेस कर दिया गया। फिर जो तीसरा पार्ट आया वो क्लीम का आया, तो वो काली से क्लीम बन गया। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि काली से क्लीम बन गया। पता चलता है कि ये बीज मंत्र का जो पार्ट है वो किस आधार पर है। जब काली से क्लीम बना तो मैंने कहा मैं काली क्यों कहूं, मैं तो सती कहूंगा अपनी माँ को, मैं क्यों काली कहूंगा। भाई बच्चा थोड़ी मदर को काला कह सकता है, मम्मी तुम काली हो। नहीं नहीं। बच्चे की राइट नहीं है ना मदर को बोलने की कि आप काली हो या गोरी हो। बच्चे का राइट होता है उसको ऑब्जर्व करने के तौर पे। बच्चा जो है उसको एक्सेस होती है मदर के पास किसी भी अवस्था में जाने में, भले ही मदर निर्वस्त्र हो। पर अगर आपको जरा सा भी बौद्धिक प्रवेश हो गया तो आप कभी भी मदर को निर्वस्त्र नहीं देखना चाहोगे। इसलिए मैंने काली को वहां से माइनस करके सती के आधार पे मैंने बीज मंत्र सती बना दिया। फिर वो बीज मंत्र 3 और 9 बनाने के चक्कर में जो है वो सत्य ही हुआ। ई की मात्रा, ई की मात्रा के तौर पे। फिर वो सत्य ही जो है वो सत्य ही बन गया। तो ऐसे करके जो है वो प्रक्रिया में जो फर्क आया, तो मैंने जब ये सकल देखा टर्म, तो मैंने सकल देखने पर सबसे पहले इसको जो है लिखा कि ये सकल नहीं है, ये श, क्ष और ल है। तो जहां पर ये सकल टर्म है वो सकल इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो ऐसे करके वो चीजों का फर्क आया। तो जब ललिता देवी के तौर पे लिखा गया तो वो ल, ल और त। तो ये जो अप्रोच जो है और ये जो अप्रोच है ये दोनों इंटरकनेक्टेड है कि मैं श, श, ल दोनों में कॉमन हो गया, ल को अलग कर लिया, अठावले वाला ल और त। जो ये प्रयोग जो है ये समानांतर है कि जब मैं मेरी सोल सीट से समस्त डायरेक्शन में देखता हूं तो मुझे केवल श और क्ष ही दिखाई देता है और कुछ दिखता नहीं। श का मतलब है सेलुलर रिप्रोडक्शन, श का मतलब है सेलुलर रिप्रोडक्शन की पावर, कि ये शरीर कैसे बन रहा है। ये पूरी प्रक्रिया मेरे को जो है अपनी सोल सीट और अपने आज्ञा चक्र को कनेक्ट करने से होती है। तो एक प्रक्रिया तो मुझे पता चल रही है। अब ये मेरा ट्रांसलेशन हो गया। अगर मुझे यही श्लोक का ट्रांसलेशन खुद लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो हर व्यक्ति का ट्रांसलेशन उसके अनुसार है। अगर आप उसी को ही बेंचमार्क मान लोगे तो आपको कभी भी मूल पार्ट नहीं मिलेगा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी सर। तो जब भी मैं किसी को देखता हूँ वो ललिता देवी के ऊपर बात करता है, और लोग क्या होते हैं मतलब वो डिग्री से बात करते हैं। मैंने कहा मेरे पास डिग्री नहीं है तो क्या मतलब मेरे को ज्ञान लेने का कोई वो नहीं है, कोई राइट नहीं है। यहां तक तो ठीक है कि एक सिस्टमैटिक इकोसिस्टम होना चाहिए, बट आपके पास में एक टेस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया में कोई टेस्ट नहीं है। मान लीजिए मैंने बोला एम रीम क्लीम या एम क्लीम सौ थोड़ी देर के लिए, दूसरे ने बोला कि नहीं ये एम क्लीम सौ नहीं है, ये जो है ये श्री क्लीम सौ है थोड़ी देर के लिए। अब ये जो दोनों मंत्र हैं इन दोनों मंत्रों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसका टेस्ट क्या है। हमारे सिस्टम में से किसी ने मंत्र टेस्टिंग ऑरा सेंसिटिंग ये पूरी प्रक्रिया को अलग हटा दिया। ये किसी ना किसी काल में 100% होगी। नहीं तो कोई रेकी प्राणिक वाला जो है वो प्रक्रिया को कैसे जानता है जिसका भारत में कोई उद्गम ना हो। तो ऑरा सेंसिंग ऑरा क्लेंजिंग ये जितने भी एस्पेक्ट हम देखते सुनते हैं ये सारे के सारे हमारे पूजा पद्धति के अंदर मौजूद थे। किसी ने वर्षों तक इस प्रक्रिया को जागृत नहीं होने दिया। और युद्ध काल चल रहा था तो वो युद्ध काल के तौर पर जो है वो जो विद्वान था उसको धन और बाकी चीजों की सपोर्ट नहीं मिली,
और प्रक्रिया में जो है राजा के आसपास जो चाटुकार आ गए थे, तो वो उनकी वजह से वो प्रक्रिया धीरे धीरे डिस्टॉर्ट हो गई। प्रक्रिया नहीं थी ये नहीं हो सकता पॉसिबल। हम्म। तो इस आधार पे मैं बोल सकता हूं कि हाँ, यहाँ पर जो है ये चीजों का फर्क रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे पटल के अंदर पेज 38 के ऊपर ये इमेज दे रखी है एक सेकेंड। गुरुमंडल। गुरुमंडल, ये गुरुमंडल क्या है ये? मानव जो सिद्धों को गुरु है, गुरुमंडल। सॉरी। देखिए आगे आपके उसमें ना, क्या क्या नाम थे इनके 9 जनों के? प्रकाश, विमर्श, आनंद, विज्ञान, सत्यश्री, पूर्ण, संपूर्ण, स्वभाव, प्रतिभा और सुभग। ठीक है जी। तो ये हमारे जो हैं ये गुरुमंडल जो दे रखा था, गुरुमंडल में प्रत्येक के भीतर 9 पार्ट बांट रखे थे। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये 9 हर एक के अंदर है पार्ट में। तो इस आधार पे क्योंकि हर एक में 9 9 पार्ट हैं, ये 9 × 9 81 होता है। और गुरुमंडल की विशेषता जो है वो यहीं पर ही दे रखी है कि गुरुमंडल को ध्यान करने पर पूजा के अंत में गुरु स्तवन के लिए प्रथम पटल के 96 से 100 तक के श्लोकों का पाठ करें। गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवी मंत्रमयी नौमी मातृकाम पीठ रूपिणी। मतलब गणेश, गणेश ग्रह नक्षत्र
योगिनी, राशि, रूपिणी, ये रूप हो गया। देवी मंत्रमयी, नौमी मातृकाम पीठ रूपिणी, ये रूप जो है वो मातृका के अनुसार हो गया। प्रणमामि महादेवी मातृकाम परमेश्वरीम काल हल्लोल हल्लो लोल लकल नाशम कारिणीम यदक्षरे कमात्रे पी संसिद्धे स्पर्धते नरा रवि ताक्षरेन्दु कंदर्प शंकरानल विष्णु भी। उस देवी को प्रणाम है जो गणेश रूपिणी, सूर्यादि नवग्रह रूपिणी, अश्विनी आदि 27 नक्षत्र रूपिणी, जो श्री यंत्र में नव आवरणों में प्रकट योगिनी, गुप्त योगिनी, गुप्तर योगिनी, संप्रदाय योगिनी, कुलोत्तीर्ण योगिनी, निगर्भ योगिनी, रहस्य योगिनी, अति रहस्य योगिनी, अति रहस्य योगिनी मयूक रूप में है। मेषादि 12 राशि स्वरूपिणी, सर्व मंत्रों में 50 मातृका स्वरूपिणी और मातृका का पीठ स्वरूपिणी उस महादेवी को प्रणाम है जो माता परमेश्वरी है, जो काल के हलोहल वेग और उल्लोल रूपी वेग का नाश करने वाली है। ये दो प्रकार के विष होते हैं, वो क्या हलाहल विष होता है और एक कौन सा होता है, उल्लोहल होता है। तो वो विष के तौर पे इसका जो उसके वेग को नाश करने वाली है। अब ये सब जगह ये बोला गया कि गणेश को देखना है तो उसके मंत्र को देखो, ग्रह नक्षत्र को देखना है तो उसके मंत्र को देखो, योगिनी को देखना है तो उसके मंत्र को देखो, राशि को देखना है तो उसको मंत्र देखो। और मंत्र देखने का मतलब है अक्षर को देखना, जी कौन से अक्षर से जुड़ा हुआ है। विचार और अक्षर का संबंध जो है, जब आप इस ब्रिज को देखोगे तब आपको ये प्रक्रिया जो है अपने आप पता चलनी शुरू हो जाएगी। मैं मेरी बात समझा पाया? तो जब मैं जी। गणेश का ध्यान करता हूं तो मैं गणेश को सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के साथ में देखता हूं। हम्म। दूसरा, मुझे कटासर नहीं दिखता। ठीक है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं जी गणेश जी पैदा हुए, गणेश जी की शादी कब हुई और बाकी सारी चीजें। तो जिसने गणेश जी को मन की इच्छा से उत्पन्न कर दिया तो वो गणेश जी की, मतलब वो जब वो गणेश जी को उत्पन्न कर सकती है तो वो रिद्धि सिद्धि को भी कर सकती है। कोई गोदी का बच्चा तो पैदा हुआ नहीं कि भाई पहले उसे गोदी में लिए रहे, घूमते रहे, साल 2 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद वो खड़ा हुआ, तो पूरा संपूर्ण शरीर के तौर पे प्रकट हो गया। तो वो ब्रह्मांड रूपी गणेश है। हम्म। जो ये ब्रह्मांड रूपी गणेश है उसी को वास्तु पुरुष भी कहते हैं। उसी के अंगों में हम अक्षरों का विन्यास करते हैं। ऐसे करके ये प्रक्रिया का स्वरूप है। तो जैसे ही मैंने गणेश को देखा, मैंने कहा ये जो हाथी वाला मुख वाले गणेश जी हैं, ये मेरे वाले गणेश जी नहीं है। मेरे वाले गणेश जी वो हैं जिनका चेहरा हाथी के जैसा नहीं है। तो जब मैंने पहली बार रमेश सर के सामने ये वाली बात बोली तो उन्होंने तुरंत मुझे फोटो भेजी एक ऐसे मंदिर की जिसमें कि गणेश जी जो है वो नॉर्मल ह्यूमन वाले ही मुख स्वरूप है। तो ये हमारे यहाँ की प्रक्रियाएं हो गई। वो टेम्पल का नाम है आदि मूल गणपति। आदि हाँ, गण आदि मूल गणपति वो एक ही टेम्पल है जहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में है। जो भी है, जो फॉर्म माने विलक्षण के साथ नहीं है, जैसे कि कौन से हाथी के। शहर में है सर ये? ये यहाँ पर चेन्नई से अराउंड 300 किलोमीटर्स में है। टुवर्ड्स मैं विच डायरेक्शन? अ, चेन्नई मैं से उधर की तरफ जाएंगे मतलब? हाँ, टुवर्ड्स टुवर्ड्स पुदुकोट्टई मदुरई। मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो भेज देता हूँ। चेन्नई से मदुरई? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाली वीडियो हमारी सब लोग देखते भी है ना। हाँ, देर आर अराउंड आई 1600 शेयर एग्जैक्ट लोकेशन, सब्सक्राइबर्स। अभी मैं शेयर कर देता हूँ आपको। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि हमने जो है चेन्नई मदुरई रोड पर 200 किलोमीटर चलेंगे तब ये मंदिर आता है जहां पर कि गणेश जी जो है वो मूल स्वरूप में है। हम्म। अब जब मैं इस प्रकार से गणेश जी और इन सब के बारे में बोल रहा हूं तो मैं दूसरा पार्ट कैसे उसको सामने रखता हूं?
जब मैं गणेश जी की परिभाषा देखता हूं, गणेश कौन है? It is called Adi Vinayak temple. It is situated in Mukteshwar temple in, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे को तो शेयर कर ही रखा है आपने, मैं तो इसलिए कि भाई वीडियो जो Actually, देखते हैं उसे कंप्लीट but इंफॉर्मेशन the मिल form जाए। his original divine appearance before he became Gajanan. राइट, ठीक बात है। तो अब मैं जब गणेश को ध्यान करता हूं तो मेरा सबसे पहले पार्ट आता है, गणेश कौन है? बोले गणेश वो है जिसको एक स्त्री ने उत्पन्न करा बिना पुरुष संसर्ग के। बिना पुरुष के, ये वह गणेश है। तो इस आधार पर विष्णु भी गणेश हैं, शिव भी गणेश हैं, और ब्रह्मा भी गणेश ब्रह्मा हैं। के अभी तक गणेश। अब मैं इन तीनों को अगर देखता हूं तो ये मुझे एक ब्रह्मांड के स्वरूप में दिखते हैं, ब्रह्मांड के रचयिता के स्वरूप में दिखते हैं। तब मैंने जाना कि अगर ये तीनों गणेश हैं तो गणेश एक्चुअली ब्रह्मांड के समस्त स्वरूप की बात हो रही है। एक रचयिता जो है वो पालन करता है, सिर्फ एक रचयिता जो है वो विनाश करता है, और एक रचयिता जो है वो उत्पन्न करता है। सृष्टि करता है। तो ये तीन जो हैं, इनको जब महाविनायक या ऐसी टर्म हम यूज करते हैं, महागणेश, तो उसका मतलब यह है कि वह गणेश जो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के अंदर भी कोएग्जिस्ट करता है। तो हमारे यहाँ हर जगह जो है एक चौथी आइडेंटिटी है, तीन प्रकट हैं, एक गुप्त है। जो गुप्त है वो मुख्य है। हम्म। इस प्रक्रिया को कहते हैं तौर्यात्रिक्य, और म्यूजिक में इसका प्रयोग होता है। और इसको ये कहते हैं कि जहां, और तौर्यात्रिक में ताल एक टर्म है जो कि गायन, वादन और नृतन, गायन, वादन और नृतन, जो ये तीनों चीजों को नियंत्रण में रखता है वह ताल है। और ताल वो चौथी आइडेंटिटी है। गायन, वादन और नृतन जो है उसको नियंत्रण ताल करता है, लेकिन ताल किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, इसलिए ताल को तौर्यात्रिक्य कहते हैं। इसी आधार पे वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो हैं इनको नियंत्रित कौन करता है? इसको आयु नियंत्रित करती है। वात, पित्त, कफ आयु पर डिपेंडेंट है, आयु किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आयु तौर्यात्रिक्य है। हम्म। ठीक है ना? उसी जी। तरीके से जो हमारे वेद है, ऐसे करके नॉर्मली लिखा जाता है, बट ये गलत है, यहाँ पे उपनिषद है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस प्रकार जो वेद जो हैं वो दिखने में तीन है, लेकिन उनका जो मूल पार्ट है, मूल भाग जो है वो उपनिषद है, जो चौथा पार्ट है। उपनिषद से वेद है, वेद से उपनिषद नहीं है, इसलिए उपनिषद को तौर्यात्रिक्य बोला जाएगा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। जो अप्रत्यक्ष है, जिसके बारे में कहीं कोई चिंतन नहीं है, कहीं कोई डिस्कशन डायलॉग नहीं है, एक्चुअली कंट्रोलर वहां पर है।
जब आप इस कंट्रोलर को देखते हैं तो वो तुरंत आपके सामने ब्रह्मा की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। बाकी लोगों ने मिलकर शैव और वैष्णव की प्रक्रिया को सामने कर दिया और ब्रह्मा को गायब कर दिया, ताकि ये देश अपनी ऋषि परंपरा को नहीं जान पाए कि भाई जब बाप ही ऐसा है कुकर्मी तो बेटे कैसे होंगे। तो पूरी देश की जो ऋषि परंपरा थी उसका नाश हो गया। आज हर व्यक्ति अपनी पूरी प्रक्रिया को बदल लेता है। जैसे मैं आजकल जैसे देखता हूं त्यागी, जो ब्राह्मण होते हैं, त्यागी जो है उन्होंने अपने उद्गम स्थान को परशुराम जी से कनेक्ट कर दिया, जबकि उनके जो डाइटी थे वो थे विश्वामित्र जी। क्योंकि विश्वामित्र जी वो ऋषि थे जिन्होंने क्षत्रिय से अपने आप को ब्राह्मण करा था, गायत्री पाठ से। तो अगर कोई कम्युनिटी अपना डाइटी बदल दे तो वो अपना उद्गम ढूंढने का प्रयास भी करेगी, तो मिलेगा कैसे? मिल ही नहीं सकता। तो किसी ने हमें हमारा उद्गम ब्रह्मा जी से मानस पुत्रों के रूप में प्रक्रिया हुई, मानस पुत्रों के रूप में उनके ऋषि हुए, यही सप्तऋषि और बाकी सारे ऋषि थे। इन ऋषि से हमारी प्रजापति या प्रज्ञापति प्रक्रिया जागृत हुई। वो प्रज्ञापति जो है वो ऋषि का प्रमोशन था एक तरीके से, कि वो ऋषि को प्रज्ञापति बोला जाता था जो कुछ भी उत्पन्न करने की क्षमता रखता था। ऐसे करके हमारी प्रक्रियाएं बनी थी, लेकिन किसी ने हमारी प्रक्रियाओं को दूषित कर दिया तो हमें वो प्रक्रिया पता नहीं चल पाती। ये इसका मूल पार्ट था, मतलब जितना मेरे को समझ में आया वो, मतलब तौरिया त्रिक एक ऐसा पार्ट है जो मेरा सबसे यूनिक पार्ट है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मैं अगर बोलूं कि जीवन की कमाई अगर कोई है तो वो तौरिया त्रिक ही है। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने इसी गुरु मंडल को बोला है मंत्रों के आधार पर, अम कम चम टम तम पम हम शम। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और चौथा जो है ये हम कम चम टम तम पम, ये हम शम नहीं आएगा, हम शम आएगा। 8 प्रारंभिक अक्षरों से जो 51 वर्ण बनते हैं वैसे भी देवी के स्वरूप है। अष्टवर्ग निवासिनी 50 मात्रिकाएं शरीर के सभी अंग अर्थात। तो ये जो इसको नाइन्थ वाला जो वर्टिकल है इसका, वो 9 बीज मंत्र है। और वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में उसका प्रयोग भी करा था एक श्लोक में, जो जिस श्लोक में अमकम चमटम तमपम हमशम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय कुरु कुरु स्वाहा, वो एक्चुअली उस पार्ट को ये यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला 4 प्रश्न जो हैं उसका कोई उत्तर नहीं है। आद्यापि यस्या जानन्ति न मना गपि देवता केयम कस्मात् क्व केनेति स्वरूपा रूप भावनाम। केयम अर्थात क्या स्वरूप है, कस्मात् किस हेतु निर्माण हुआ है, क्व अर्थात किस स्थान पर बना है, और केनेति अर्थात किसके द्वारा बना है। इसका उत्तर कोई नहीं जानता। वेद भी नेति नेति कहकर मूक हो जाते हैं। इस रहस्य का उद्घाटन गुरु ही करने में सक्षम है। श्री गुरु मुख से ही गम्य है।
उस पराशिवा देवी को प्रणाम। मैं अ पहला अक्षर और हा अंतिम अक्षर का स्वरूप हूं। मैं देवी को प्रणाम करता हूँ। अ अक्षर, अ प्रथम अक्षर है और क्ष अंतिम अक्षर है। ये तो हम कल कर चुके हैं ना, ये वाला पार्ट तो। हाँ जी, हाँ जी, हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आ गया वर्गानुक्रम योगेन यस्या मात्रष्टकम स्थितम वंदे तामष्ट वर्गोत महासिद्ध्यष्टकेश्वरी। वर्गानुक्रम योग में जिसकी स्थिति अष्ट मात्रिकाओं में है, उस अष्ट मात्रिका के अश्व वर्गोत स्वरूप महासिद्धि अष्टकेश्वरी को प्रणाम है। मात्रिका 8 है, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुंडा और महालक्ष्मी। इसमें बस थोड़ा सा मेरा फर्क है। इसमें बोला इसने ब्राह्मी, कौमारी, ब्राह्मी, कौमारी, माहे, इंद्री, मातेश्वरी, सॉरी सॉरी, ऐन्द्री, कुमार, वाराही, चामुंडा, लक्ष्मी। ये महालक्ष्मी लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये एम्बिगिटी है। एम्बिगिटी इन द सेंस कि जहां पर ये देवियों का डिस्क्रिप्शन है दुर्गा सप्तशती में, वहां पर जो है महालक्ष्मी नहीं है कहीं भी। वहां पर जो टर्म दे रखा है वो एक टर्म दे रखा है शिवदूती, दूसरा टर्म दे रखा है नारसिंगी। मैंने बकायदा इसको चेक करा, दुर्गा सप्तशती में भी महालक्ष्मी का नाम नहीं है, ये 9 देवियों के तौर पर। यहाँ पे इसने 8 लिखा है, लेकिन वो 9 देवियों के तौर पे था। तो जब मैं ये नाम पढ़ रहा था तो ही मैंने बोला कि नहीं, ये वाला पार्ट तो उसको हम कैसे कह रहे हैं। और इसमें और भी था कुछ। तो मोटा मोटा जो है ये वाले पार्ट की एम्बिगिटी में देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके ये 8 देवियों के बारे में आया। और 8 × 8, प्रत्येक के 8 लेवल माने, या 9 × 9, प्रत्येक के 9 लेवल माने। वो एक आध नाम का इसका और फर्क आएगा। इससे 64 या 81 वर्ग बनते हैं। प्रत्येक की 8 सिद्धि। अब 8 सिद्धि कौन सी है? अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, कहाँ गया, प्राकाम्य, गरिमा और प्राप्ति। गरिमा और प्राप्ति। तो एक आध नाम और को भी कोई हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं है। बट मोटा मोटा जो है ये जो मॉडल था, इस मॉडल से वो 8x8 का स्ट्रक्चर निकला। अब जब मैं अणिमा लघिमा देखता हूं तो मेरे को पता चलता है कि अ आ, ई ई, उ ऊ, रि रि, लिरि लिरि, ए ऐ, ओ औ, अंग, अंग। इस आधार पर ये 8 की प्रक्रिया जो है इन्होंने बना रखी थी। अणिमा का मतलब जब कोई चीज अ से आ के तौर पे जाती है तो उसमें उसका क्या फर्क आता है। अ प्लस ई ए बन जाता है, इसमें क्या फर्क होता है। अंग और अह में क्या फर्क होता है। तो अपने आकार को लघु कर लेना, अपने आकार को बृहद कर लेना, ये हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि के तौर पे उसकी प्रक्रिया को बोल रखा है। ईशित्व वशित्व करके जो इसका पार्ट दे रखा है, इसका एक इंसिडेंस है जो बहुत बेहतरीन है। वो है हनुमान जी जब
लंका में गए तो वो पूरी लंका में घूमते रहे, वो लंका में प्रवेश नहीं पा पाए। जब वो लंका में प्रवेश नहीं पा पाए तो वहां पर टर्म लिखा हुआ था कि लंका का एक लॉक था। जब वो लॉक इन्वोक कर देते थे तो उस लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उस लॉक का नाम था लंकिनी। तो जब हनुमान जी ने उसमें मुक्के मारे तो कुछ पता नहीं चला। तो उसने कहा आप इसको नहीं तोड़ सकते, इस लॉक को या तो रावण खोल सकता है या ब्रह्मा जी खोल सकते हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि अगर मुझ में और ब्रह्मा जी में बाल बराबर भी फर्क नहीं है तो मैं ये लॉक तोड़ पाऊं। तो वहां पर उन्होंने ये जो ईशित्व करके जो सिद्धि है उसको प्रकट करा था। ईशित्व का मतलब ये होता है कि मैं किसी का भी स्वरूप ले सकूं, हम्म। किसी को भी अपने वश में कर सकूं, प्राकाम्य। तो ये एक्चुअली जिस तरह से ये अष्ट सिद्धियों का डिस्क्रिप्शन है ना, ये भी थोड़ी एम्बिगिटी वाली है। मेन जो रहस्य था वो ये वाला था कि एक व्यक्ति अपने आप को कैसे ब्रह्मा बना सकता है। तो जब उस प्रक्रिया को आप अपने भीतर इन्वोक करते हैं कि आप किसी भी ईश्वर का स्वरूप ले सकते हैं, क्योंकि आप उसी का तो स्वरूप हो। सही है। तो जैसे ही हनुमान जी ने ये चीज बोला उन्होंने तुरंत लंका का लॉक तोड़ दिया। तो हनुमान जी ने अलग अलग जगह पर अलग अलग एस्पेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करा, जो उससे पहले उतने ज्यादा एस्पेक्ट को किसी ने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करा। सिर्फ कृष्ण के लिए ये वाला पार्ट आया कि वो इस तरीके की हरकतें कर लेते थे, बाकी किसी के तौर पे ये चीज नहीं मिली। तो साइज छोटा करना एक सिद्धि है, बड़ा करना एक सिद्धि है। ये एक पार्ट हो गया। किसी का स्वरूप ले लेना, ये तीसरी सिद्धि हो गई। हवा में उड़ना, अब हवा में उड़ना रामचंद्र जी नहीं जानते थे। रामचंद्र जी ने पूरे उसमें कहीं भी हवा में उड़कर नहीं दिखाया। जो उड़े वो हनुमान जी थे। जबकि हनुमान जी को जो है भक्त कहा जाता है और रामचंद्र जी को जो है भगवान कहा जाता है। तो वो कला जो भक्त जानता है और भगवान नहीं जानते। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जो एस्पेक्ट है वो उसको हनुमान थोड़े चालीसा से में भी मिला। अष्ट नव निधि के दाता असवर राइट। दीन जानकी मां। राइट। तो वो जो अष्ट सिद्धि है वो कौन कौन सी हैं और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कब कब किया गया। तो वो जो एस्पेक्ट हैं वो बड़े फिनोमिनल हैं, मतलब उनको ढूंढना चाहिए उनके एस्पेक्ट को। और हर चीज क्योंकि अल्फाबेट से कनेक्टेड है तो अल्फाबेट्स के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। और ये हमारी मिसिंग है, हम भगवान के पीछे पड़ जाते हैं। तो जब हम उस प्रक्रिया में प्रवेश कर लेंगे, जब जैसे अब हमारा मुख्य उद्देश्य ललिता देवी को जानने का है, तो ललिता देवी को जानना है तो पहले ललिता लिखने के बारे में देखा जाए। क्या ललिता ऐसे लिखी जा सकती है? अगर हाँ तो मूल स्वरूप में परिवर्तन हो गया। क्या ललिता जो है मेरे मूलाधार चक्र, मेरे तालु और मेरे आज्ञा चक्र के बीच का संबंध है? ये इस चैप्टर का मुख्य पार्ट हो गया जो हमारे को देखना चाहिए। तो जब हमारा ध्यान उस प्रक्रिया में जाता है, और आप देखो मूलाधार चक्र से और आप जो है तालु के तौर पर देखोगे, एक सेकंड में कनेक्शन की एनर्जी बदल जाती है। आप मूलाधार चक्र को तालु से और तालु को आज्ञा चक्र से कनेक्ट करके देखिए, आपके भीतर की एनर्जी का फर्क हो जाता है। मैं अगर इसका लूप बना दूं, एक सेकंड। मैंने लिखा यहाँ पे
ललिता। ललिता लिख के ये यहाँ पे ई की मात्रा है, ये आ की मात्रा है। आ को हमने ह ले लिया, ई को हमने या ले लिया। हमारे पास ल, अट्ठावले वाला ल, त, ह, य। ये हमारे 5 एलिमेंट हो गए। इस तरीके से मैंने अपने मूलाधार चक्र को, विशुद्धि चक्र को, अनाहत चक्र को, आज्ञा चक्र को मैंने अपने तालु से कनेक्ट कर दिया। तो तालु के अलावा वहां पर जो है वो मेरा लंबिकाग्र चक्र है। लंबिकाग्र चक्र से नहीं कनेक्ट करा, तालु से करा। आप ये पांचों चक्र पे ध्यान एक एक करके लेकर जाइए और इसको चेक करिए कि ये जो है ये क्या इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है आपके भीतर। तो ललिता देवी का सब्जेक्ट पढ़ना है तो पहले तो उनके नाम को ही ध्यान करना पड़ेगा ना। हम्म। तो जरा ध्यान करिए, मैं एक सेकंड पानी लेता हूं। साइड तक आती है। क्या सर? कुछ नहीं सर। मुझे
जी सर। डीप, एकदम शांत हो गया सब। हम्म। इतनी शांति है सब, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम से। एक्चुअली आपका ब्रीदिंग पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाता है व्हेन यू डू दिस। हाँ, और बहुत नोस्ट्रिल में प्राण है, बैलेंस एकदम। You will find that the breathing completely is internalized. राइट। अब दूसरा पार्ट जो इसमें करना है वो ये है कि तालु से केवल मूलाधार और आज्ञा को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर 5 हैं जिसमें विशुद्धि और अनाहत इंक्लूडेड है, और यहाँ पर मूलाधार और आज्ञा 2 चक्रों को तालु पर कनेक्ट करना है। तो जब हम ये 2 क्रियाएं करते हैं, और इसको हमें कॉन्टिन्यूसली बार बार इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये इनर वायरिंग को जैसी चेंज करते हैं, एक्सप्रेशन में चेंज आता है। एक तो एनर्जी फ्लो रेगुलेट होता है डॉक्टर साहब, जी। एक है हाइट एंड अवेयरनेस, हम्म। और aligning all these two balances all the energies of other chakras. हम्म। And there is a harmonious flow of energy and आपका breathing completely regulate होता है इसमें। ये अगर ना, आप ब्रेथ को रेगुलेट करोगे तो सारा जो भी इश्यूज हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, वो काफी इंप्रूव होते हैं एक्चुअली। मतलब इसमें कोई एक ऐसा पार्ट रहस्य का है जो आपको समाधि लगाने की प्रक्रिया में कनेक्ट करता है। करेक्ट करेक्ट। तो बिकॉज एक बार ब्रीदिंग एकदम रेगुलेट होता है, जैसे स्लो, द मोर यू स्लो डाउन योर ब्रीदिंग, you go more deeper into samadhi actually. राइट। The science of breath में ऐसा कुछ है इसका बेसिकली। कोई नहीं, मैं तो अभी तो क्योंकि अक्षरों का बेस है ना, मैं वो सामने रख रहा हूं। अब जैसे भ है, मैं भ हम्म लिखूं और म लिखूं, हम्म, तो भ जो हम है उसको लिखने पर म उसके अंदर ही मर्ज हो जाता है। हम्म, उसी तरह से जब मैं अठावले वाला ल लिखता हूं और ल लिखता हूं, और लव मर्ज हो जाता है उसके अंदर। ल मर्ज हो जाता है। तो ये दो जो हैं मात्र दिखने में दो हैं, एक्चुअली एक है। ये प्रक्रिया में इन दोनों को अलग अलग करा गया। तो ये एक प्रकार का अक्षरों की जो परंपरा हम यूज कर रहे थे, ये उसका फर्क है। उसी तरह से भ और म जो है, वो भ और म दो ना होकर एक हो गए। तो ये प्रक्रिया में हम इसको भ और म को प्रयोग करते थे राहु केतु के आधार पे। मैंने और एक चीज भी ऑब्जर्व किया है डॉक्टर साहब, जब हम जैसे ये सब वर्ड्स बोलते हैं ना, इप इत तिल इक, तो ये भी चक्र में काफी इफेक्ट करते हैं। कौन से वर्ड्स? इप इत इल इक, बिकॉज ये क्या है, एंड हो जाते हैं। जैसे कि इन मीन्स इन चलते रहेगा, हम्म। अगर आप इक बोलेंगे तो वो खत्म हो जाता है। राइट। डायरेक्शन हो गई ना बेसिकली। ई फायर एलिमेंट हो गया। तो हाँ, फायर से आप एयर में दे रहे हैं या फायर से आप स्काई में दे रहे हैं? तो मैं एक्चुअली मैं अल्फाबेट के साथ व्हेन आई स्टार्ट प्लेइंग विद द अल्फाबेट, जैसे मैं इप इट इल इक इट इट इब, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अफेक्शन करते रहता है कि उस बॉडी पार्ट के अंदर। सर ये देखिए ना, ये मैंने ई लिखा और इसके ऊपर जो है मैंने अंग य ण न म ल क्ष। अब ये सारे अल्फाबेट से इसको कनेक्ट कर दीजिए। इक्ष। एक
जैसे आप इर बोलते तो र चलते रहता है, इन बोलते तो इन चलते, इम तो इम चलते रहता है, लेकिन जब हम ये पर्टिकुलर अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, इक वो एंड हो जाता है बेसिकली। सो आई बिल्कुल। ट्राई टू मैनिपुलेट, जैसे इक, इच, इत, इप, इट, इब, इक्श। तो वो उस समय व्हेन आई स्टार्ट ये वाला मैनिपुलेट, सब्जेक्ट जो आप कह रहे हैं ना सर, ये आख्यात में लिखा गया है संस्कृत में। हाँ तो जब आप आख्यात के बारे में पढ़ेंगे, आख्या कारिका या ऐसे करके कोई एक बुक थी, उसमें ये इस तरीके की टर्म्स दे रखी थी, और उसके बाद उसके प्रीफिक्स, उसके सफिक्स और उससे बनने वाले नेम्स, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर दे रखा था। तो ये प्रक्रियाएं जो है हमें कोश में मिलती है। एक्चुअली मुझे जो संस्कृत पे काम करना है वो कोश को ही ऑर्गेनाइज करना है। तो अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप एक एक चीज को करोगे। अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपने बना दिया तो वो उस पूरे बुक्स को सबको जो है फॉर्मेट्स में, एडिटेबल फॉर्मेट्स में कर देगा। अब जैसे आपने इत बोला और इत बोल के आपने जो है उसको गूगल में डाला, मतलब उसका हम वो कर दें संस्कृत के तौर पे, उसका को पायलट बना दें, तो वो को पायलट जो है आपको पूरी समरी दे देगा कि ये इत टर्म कब कौन सी किताब के अंदर कितनी बार है। वो आपने 500 किताबें फीड कर दी, 5000 फीड कर दी, वो सबसे उसको देखकर बता देगा। तो जो आप छोटे से छोटे पॉइंट पे जब आप रिसर्च करना चाहोगे तो वो आपको मिल जाएगा। दुनिया की सारी भाषाएं जो हैं वो रूट वर्ड से बनती हैं। ये रूट वर्ड्स हमारे चक्रास से बनते हैं, ये कोई नहीं कहता। एक्चुअली इस इसका भी कनेक्शन चक्रास से है। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक्चुअली किसी ने ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट कहीं पढ़ रहा था, तो इसमें बताया था कि ये सब हमको हाइड कर दिया है, इत सब। एक्चुअली ये भी बताया था कि जब आप बचपन में जब करते हो तो वो दिमाग के अंदर कुछ होता है एक्चुअली। सर, जो मदर जो है ना, जब बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देती है, यूरिनेशन और उसकी, उसमें वो र का प्रयोग करती है। और वो इसका इस प्रयोग जो है करने के लगातार बाद में बच्चा साउंड तुरंत ही करती है, यूरिनेट इस कर देता है। करके हिसिंग साउंड करते हैं, इस करके तो वो सब। वो जो साउंड जो है ना, उसमें एक्चुअली री की साउंड आती है। हम्म। री, री, ऐसे करके जो है वो जब उसको मूवमेंट करते हैं, जैसे ये ट्रिगर होता है तुरंत यूरिनेशन शुरू हो जाता है। बादल हम गरजते हैं, जब बादलों के गर्जन में री वाली साउंड प्रोमिनेंट होती है, तो बारिश बाद में होती है, पहले हर आदमी यूरिनेशन के लिए भागना शुरू कर देता है। तो बारिश का हमसे संबंध है। मैं प्रक्रिया को देखने के तरीके की बात कर रहा हूं मैं। नेचर का हमसे जो संबंध है वो बहुत गहरा है। तो जब हम ये डॉक्यूमेंट, अब जरा एक सेकंड इसको, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया, ये एक मंत्र को जरा स्कैन कर दीजिए। हम्म कौन सा, ये वाला? हाँ जी, ये जो लिखा हुआ है एक, अक्षध्यापी। ये मैंने लिखा है श श द्यापी। ध्यापी, ओके। ये ऐसे लिखा हुआ है। शख्स द्यापी यस्या ज्ञानंती ना मनागपि देवता क्षेयम शस्मात् स्व शेनेति स्वरूपा रूप भावनाम।
ये तो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है डॉक्टर साहब, ये प्यूरिफिकेशन और मेंटल क्लैरिटी की एनर्जी है। मैंने जो है अभी जो मंत्र इसमें बोला था वो था अद्यापि यस्या अद्यापि जानन्ति यस्या न जानन्ति न मनागपि देवता केयम कस्मात् क्व केनेति स्वरूपा रूप भावनाम। अपना। इस श्लोक का मतलब था कि कौन जानता है कि किसने बनाया, कौन से स्थान पे बनाया, क्या चीज हुई। अब मैंने वो क जो है उस क को रिप्लेस कर दिया श और क्ष से। हाँ तो तो पहले शिव और शक्ति जानते थे। वो मेंटल क्लैरिटी के तौर पर वो क्लैरिटी लेके आती है एक्चुअली। जब द मोर यू स्टार्ट टू लुक इनटू दिस मंत्र, इट स्टार्ट्स टू ब्रिंग द क्लैरिटी। आपके अंदर एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो जब आप इस श्लोक की एनर्जी अपने अंदर या उसमें उसमें डालेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको बिना जाने भी सब्जेक्ट के कनेक्शंस अपने आप पता चलने शुरू हो जाएंगे। हम्म। ये इसका वो है। तो मतलब द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इज कि भाई इस हिसाब से हीलिंग कर दीजिए हमारी कि हमें तंत्राज तंत्र के सारे रहस्य जिसके हम पात्र हैं उसके हम्म। अनुसार वो समझ में आने शुरू हो जाए, ताकि इस ग्रंथ का जो है बड़ा प्रयोग जो है वो किया जा सके। पहले तो ये मंत्र जो करते हैं, जब अंदर डालते हैं, तो इट स्टार्ट्स द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आपके अंदर में। राइट। बिकॉज जब तक आप प्यूरिफाई नहीं होंगे तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। देन इट स्टार्ट्स द मेंटल क्लैरिटी। द मोर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मंत्र, वो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी स्टार्ट्स टू बिल्ड इन यू। राइट। एंड उसके बाद जब आप इंटेंशन डालते हो तो वो मैनिफेस्ट होता है इसके अंदर। राइट। आई थिंक बाकी लोग आ गए आपके। आ गए जी, सब लोग आ गए।